Okay, guys, let's concentrate. The three forms of business organization: sole proprietorship, partnership companies, sole proprietorship और partnership. sole proprietorship और partnership के अंदर दो चीजें बना रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग एंड कैसा लग रहा है ना? तो सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में दो चीजें बनता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट. इन केस ऑफ कंपनीज, चार चीजें बोलने वाला है. कितना चीज? चार. ताकि कुछ लोग मुंह बंद रखो, मेरा बात सुने. ठीक है. ट्रेडिंग एंड पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट, तीसरा इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बताया. चौथा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ changes in equity. Statement of changes in equity is a statement जो ये शो करता है कि आपके कंपनी में किन लोगों का मोर देन 5% शेयर होल्डिंग है. ठीक है. ये स्टेटमेंट बनाने का कोई भी सम, कोई भी और पॉइंट आपका सिलेबस में कहीं नहीं है. बस इन्होंने बोला है कि ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है एक कंपनी का. अब डर क्या है, इन एन एमसीक्यू एग्जाम एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. तो उस केस में क्या है कि अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शायद सुना ही नहीं होगा नाम, तो वो टिक करके आ जाओगे ये तो नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. क्योंकि गौतम ने तो 3 ही बोला था. इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 होता है. मैंने आपको कितना बताया? 4. तो नेक्स्ट क्लास में एक और बताया जाएगा. धीरे धीरे करके लर्निंग बढ़ाया जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी. सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट. कंपनी बनाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. अपना सिलेबस में दो ही चीज पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट फॉर टर्म 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है टर्म 2. परफेक्ट. अब टर्म 1 में मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट से कौन सा पढ़ाना शुरू किया? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट शोज द financial position as on a particular day and not for a particular time period. याद रहेगा. ठीक है. अब ये जो बैलेंस शीट है ये एक रूल फॉलो करता है, उस रूल का नाम है रूल. Which shows that your balance sheet may be in the order of liquidity. लिक्विडिटी में करंट वाली चीजें ऊपर, नॉन करंट वाली चीजें. परमानेंस में नॉन करंट ऊपर, यहाँ तक सबको याद होगा? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सब सॉर्टेड है. आगे बढ़े. एक बार मैं बोलूंगा, खाली सुनोगे. थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी. सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनता है. कंपनी में बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. मैं इन चारों में से पहले बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूं. बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन on a particular date and not for a particular time period. Balance sheet is prepared as per marshalling rule, either in the order of liquidity or in the order of. हम आगे बढ़ रहे हैं. जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है उससे हम लोग फर्म बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? और कंपनी कंपनी है. तो दो बैलेंस शीट बनेगा, एक फर्म का बैलेंस शीट बनता है और एक कंपनी का. जब मैं फर्म का बैलेंस शीट बनाता हूँ, इट इज प्रिपेयर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट which may be either in the order of liquidity or in the order of permanence. Company का balance sheet is a vertical format in the order of permanence. and ये format एक law ने दिया है. Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013. Perfect. पीछे वाला लोग प्लीज, अगर आप बोल नहीं रहे अपने लिए तो आपको याद नहीं होने वाला, मैं अभी बता देता है चीज. Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013. अभी जो फर्म का बैलेंस शीट है, दिस में बी ईदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ. कंपनी का बैलेंस शीट इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस. एक चीज और, बिकॉज़ आंसर सुनिएगा. जब मैं एक फर्म का बैलेंस शीट बनाऊंगा उसका फॉर्मेट बनेगा लायबिलिटी रुपीस, एसेट रुपीस. परफेक्ट. जब मैं कंपनी का बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इट विल बी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नीचे एसेट. ये वर्टिकल हो गया. यहाँ पे रुपीस का 2 कॉलम बने. तो कंपनी का बैलेंस शीट shows only the data of, it shows the data of both current year as well as previous year. Firm का balance sheet shows the data only of current year. So this is the difference between company's balance sheet and firm's balance sheet. अब हम लोग का चैप्टर का नाम है आगे कंपनी का बैलेंस शीट. किसका बैलेंस शीट? कंपनी का बैलेंस शीट. यहाँ तक क्लियर है क्या वैसे सबको यार? कुछ भी रिपीट करना है? यहाँ तक लर्न हो गया. ठीक है, आगे बढ़ रहा है. अब कंपनी का बैलेंस शीट के अंदर दो मेन हेडिंग्स है.
इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी लायबिलिटी और एसेट्स, ठीक है। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर 4 है, एसेट्स के अंदर 2 है। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर 2 है, नॉन करेंट एसेट्स। ये एक आइडिया देते हो, तुम पीछे बैठ के खड़ा होकर चिल्ला, पूरा क्लास को लर्न होते जाएगा, बढ़िया से सोशल सर्विस भी हो जाएगा। तो इक्विटी लायबिलिटी के अंदर 4 चीज होता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। एसेट्स के अंदर 2 है, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। अब मैंने आप लोगों को पहले करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी समझा दिया। करंट लायबिलिटी का मतलब है वो लायबिलिटी जो आपको पे करना है within 12 months or operating cycle, whichever is more. अगर वो करंट लायबिलिटी नहीं है तो वो नॉन करंट है। और अगर आपको पैसा मिलना है within 12 months और within operating cycle, whichever is more, ठीक है, तब करंट एसेट, उसके बियॉन्ड इज नॉन करंट। मैंने आपको एग्जांपल लिखवा के रखा था कॉपी में कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करंट लायबिलिटी और कौन सा नॉन करंट। तो वो एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, फिर वो जो स्टोरी था वो आज मैं बोर्ड में बनाऊंगा फ्लो चार्ट के टाइप पे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आइए, तो लिखिएगा प्लीज ऑपरेटिंग साइकिल। एग्जांपल के अंदर लिखना है। एग्जांपल हेडिंग डाला हुआ है शायद, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग इज अ करंट लायबिलिटी और अ नॉन करंट लायबिलिटी। ये हेडिंग डाला हुआ है ना शायद, इसके अंदर लिखना ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स। अब मैं कुछ बोलने वाला हूं, आपका एग्जाम में दिमाग चलना पड़ेगा। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीना बोला है, साल कितना था? 10 से कोई 10 और 12 में बड़ा कौन सा? अगर 12 के अंदर पेमेंट हुआ करेंट, 12 के बाद हुआ। अब लिखिएगा पेमेंट इज इक्वल टू पेमेंट, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी है, ठीक है, इज इक्वल टू 14 मंथ्स। मतलब मेरे को पेमेंट करना है 14 मंथ्स में, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स। 10 तो इररेलेवेंट है, 10 तो इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट क्या है? 12, पर मैं 12 के बाद पे कर रहा हूँ, तो ये क्या माना जाएगा? अब आंसर लिख दीजिएगा, इट शैल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। shall be considered as a non-current liability. Looks good to everyone. आगे बढ़े। Second example. Operating cycle 15 months. आपको मेरे जैसे सोचना आना जरूरी है। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने कितना महीना बोला है? 15। नीचे रखिए, मेरा बात सुन लीजिएगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल मैंने 15 महीना बोला है तो 12 और 15 कौन सा बड़ा है? तो 12 बिकम्स इररेलेवेंट। आपको किसके हिसाब से सोचना है? 15। अगर मैंने पेमेंट 15 के पहले किया है करेंट, 15 के बाद देखो मैं पेमेंट 12 के बाद कर रहा हूँ, पर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तो कर रहा हूँ ना। लॉजिक समझ गया? लिखिएगा पेमेंट 17 मंथ्स, तो आंसर लिख देना नॉन करंट लायबिलिटी। बेस्ट पार्ट है रीजन का अपने को जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू यार क्या रीजन देना है, बाकी डेफिनेशन ही तो रीजन होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स के बियॉन्ड पे हो रहा है, उसके लिए नॉन करंट है। एक एग्जांपल और लिखवा देते हैं, दो और लिखवाएगा इनफैक्ट। एग्जांपल ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स, ये तो बेकार की बात है क्योंकि 10 से बड़ा कौन सा होता है? अब लिखिएगा पेमेंट इज इक्वल टू 12 मंथ्स करंट। एग्जैक्टली, मैं जानबूझ के लिखवाया पेमेंट अगर 12 में भी हो रहा तो क्या होगा? 12 के अगर बियॉन्ड होता तो नॉन करंट होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर एग्जाम में ऑपरेटिंग साइकिल दिया हुआ नहीं है, इट विल बी assumed to be 12 months, it will be assumed to be 12 months। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब याद है? रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोसेस करना, फिनिश गुड बनाना, उसको बेचना और जिसको बेचा उससे पैसा लेना। मतलब it's the purchasing of the assets and conversion into the cash and cash equivalent. Operating cycle is the acquisition of asset and its processing into cash and cash equivalent। ये डेफिनेशन है ऑपरेटिंग साइकिल। ये मैं बाद में लिखूंगा। क्या यहाँ पे क्लियर हो? क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखवा दूं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे करके। क्या यहाँ तक क्लियर? अभी पूरा पहले वार्म अप का पूरा सेक्शन कंप्लीट करें। यहाँ तक हो गया सबको? लास्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स।
कितना बोले ऑपरेटिंग साइकिल? परफेक्ट। पेमेंट 15 मंथ्स। अब इम्पोर्टेंट है मैं 12 महीने के बाद पे कर रहा हूँ, पर क्योंकि मैं विद इन ऑपरेटिंग कर रहा हूँ, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ करंट। आई होप अब ये क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल हमको शर्म आ जाए। सेम चीज करंट एसेट के लिए होगा, वहां पे पेमेंट नहीं होगा, वहां पे रियलाइजेशन इन कैश होगा, मिलने का, रिसीवेबल। गाइस ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या यहाँ पे क्लियर है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। आई वांट टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट बेसिकली, जिसमें मैं दिखाना चाहूंगा कि शेयर्स के अंदर क्या क्या आता है, डिबेंचर्स के अंदर क्या क्या आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन मैंने क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का आइटम्स को याद करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और कुछ आइटम्स को मैप कर देंगे कि ये आइटम यहाँ जाता है, ये आइटम यहाँ जाता है। आई होप क्लियर है सबको। एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं। पहले मैं बैलेंस शीट आपको लर्न करवा देता हूँ, दैट विल बी इजियर मेरे लिए। कुछ चीजें मैंने आपको बैलेंस शीट का लर्न करवाया है, ठीक है। हो गया ये बैलेंस शीट, बता दिया ना। अंदर से सारा तुमको जिंदगी बड़ा करेगा। तुम क्यों हंसते हो? इसमें है, इसके अंदर स्किल सेट हमको ऐसा लगता है। कुछ ना, तबीयत ठीक हो गया क्या? क्या हो गया था? यार आप लोग किसी को अगर ये फीवर वीवर होता है ना तो प्लीज मत आना, हाँ ठीक है। दियो मनन, आपका कोई एडवाइस मांगा था अभी? भाई क्या ये ऑन क्यों नहीं हो रहा यार? चलिए कुछ बोलिएगा तब तक, इधर उधर गपियाइए मत आप। किटी पार्टी बाद में चलाते हैं क्या? किटी पार्टी बाद में चलाते हैं क्या? सुनिएगा ना एक बात, बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे फोकस कर रहा है। कौन सा साइड पे? I'm not worried about the asset side. I always believe asset is easier. It will come more naturally than the equity and liability side. I hope this is clear to the entire batch. Equity and liabilities वाला पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। Once you're ready, let me know. Ready आप लोग? Equity and liabilities. अभी कॉपी में कुछ मत लिखना जब तक हम बोले नहीं, क्योंकि हमको भी नहीं पता हम एग्जैक्टली क्या लिखवाएगा, रट के नहीं आता है ना घर से। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर चार चीजें हैं। इसको मैं लिख रहा हूं SF। क्या है ये? समझते हो? शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज। गुड, आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल्सो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब इस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन चीजें, ये याद हो गया होगा शायद। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, जगह बहुत लग जाएगा बिना मतलब का। क्या ये क्लियर है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना। ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये छोड़ो, मैपिंग वाला काम बाद में करेगा। इसके अंदर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कितना है? 4। और करंट लायबिलिटी के अंदर भी 4 है। परफेक्ट। मैं आपको करंट लायबिलिटी याद करवाऊंगा पहले, जिससे नॉन करंट बिकम्स कुछ हद तक इजी। अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखूंगा, फुल फॉर्म लिखूंगा।
देखिएगा करंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्या बोला मैंने, Short term borrowing. परफेक्ट। हाँ. शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड, Payables. ठीक है। पहले खाली नाम बता रहा हूँ, एक एक करके समझेंगे। तो करंट लायबिलिटी के अंदर 4 बोला मैंने, पहला बोला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा बोला ट्रेड पेबल्स, तीसरा इज अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है, एंड चौथा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लोन तो ऑलरेडी आ गया बोरोइंग के नाम में। तो करंट लायबिलिटी में 4 आइटम है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दिक्कत नहीं. अब इसको याद तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो नॉन करंट में क्या है, लॉन्ग टर्म Borrowing. ठीक है, रुक जाइएगा। ट्रेड पेबल है, यहाँ हमको नहीं पता क्या है, यहाँ अदर करंट लायबिलिटी, यहाँ नॉन करंट, ये थोड़ा वियर्ड है। जब एसेट में जाएगा तब अदर करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी, बस यहाँ पे अदर नॉन करंट नहीं, यहाँ पे इन्होंने एक अलग से नाम दे दिया इसको, वही नाम याद रखना पड़ेगा हमें, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये अजीब सा थोड़ा सा याद रह जाएगा, सब में करंट नॉन करंट है, खाली नॉन करंट लायबिलिटी में अदर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, अदर क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फॉर्मेट में जो दिया हुआ हमें वही करना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। अब बात ये है कि अदर नॉन करंट और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब एक ही है, तो इन्होंने फॉर्मेट में दिया। अब क्या है बेस्ट पार्ट, अगर एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो मैं बोलता कि आपको फॉर्मेट अगर बनाने आगे तो लग जाएगा आपका, पर यहाँ तो आएगा नहीं। तो आप अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी का भावनाओं में एक ही मान सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में जब पढ़ोगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझ जाओगे वो भी अदर नॉन करंट वाला आइटम। आई होप दिस इज क्लियर। अब जिस ऑर्डर में मैंने लिखा आपको उसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो 4 आइटम दे देगा, बोलेगा कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, समझ गया क्या हम क्या बोल रहे हैं, इस टाइप का आइटम आ जाता है एक क्वेश्चन। ठीक, एनीवे अब ये लास्ट बचा हुआ है, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो भी जगह नहीं है चॉइस लिख दिया। मेन पार्ट ये है, ये जो दिख रहा है ये याद करना इजी है एज कंपेयर टू द नॉन करंट वाला पार्ट। बोले साहिल टर्की का बिल आउटस्टैंडिंग है, साहिल टर्की का बिल आउटस्टैंडिंग है, तो S stands for short term borrowing, S stands for Short term borrowing. P stands for trade payable, outstanding, other current liability, short term provision। सूर्यांशु बोल रहे हैं एक्चुअली ये बेटर लग रहा है क्या हमको, और लोग को याद भी रह जाएगा शायद क्या। आजकल रुद्राक्ष का चक्कर भी काफी निकाला है, आजकल सूर्यांशु का इंटरेस्ट इज टुवर्ड्स 11 RGS। गुड ऑन, आई अप्रिशिएट दिस। रिकॉर्डेड है तो हम नहीं बोलेंगे लाउडली, ठीक है। सूर्यांशु टर्की का बिल आउटस्टैंडिंग है, हर जगह जाके मुंह मार के खा पी के आ गया, हर जगह का बिल क्या चल रहा है, आउटस्टैंडिंग। बर्मन को बोलो क्लियर करने के लिए। सूर्यांशु टर्की का बिल आउटस्टैंडिंग। और जनरली आज तुम पे नहीं आ रहा था, अब हम साहिल पे जा रहा था आज, क्या करें घूम फिर के सब तुम पे आ जाता। फिल्म का है तो आया क्या दिव्यम, साइलेंट बैठा हुआ इतना, तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्या क्या बोला तुम, तुम्हारा जिंदगी कैसा चल रहा है। सूर्यांशु टर्की का बिल आउटस्टैंडिंग है, तो
So S stands for short term borrowing, T stands for trade payment, वो आउटस्टैंडिंग बहुत हेल्प करेगा, अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म borrowing, वो यार खाली इनिशियली के लिए काम आता है, जब एक बार लोन हो तो सब बेकार लगता है। इसके लिए एक बार के हम सपोर्ट देने के लिए बोले, ये हमको ऐसा पढ़ाना पसंद भी नहीं है, पर सूर्यांशु का जहां जात मार रहा है वहां हमको पसंद है, ठीक है। तो सूर्यांशु ढरकी का बिल आउटस्टैंडिंग है। S stands for short term borrowing, T stands for trade payable, O stands for other current liability, S stands for short term borrowing। तो एग्जाम में साला आपको तो याद आ ही जाएगा, सूर्यांशु का शक्ल देखते ही, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का उधर में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब वो याद करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का वहां पे क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, परफेक्ट। ट्रेड पेबल वहां पे क्या होता है मैंने बताया, अदर करंट लायबिलिटीज वहां पे है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वहां है लॉन्ग टर्म। काफी बैलेंस शीट याद करवा दिया मैंने, अगर एक्चुअली देखे तो खाली एक आइटम बचा है बीच वाला, जाते से बाद में बात करेंगे इसके बारे में, क्या यहाँ पे क्लियर है क्या, पक्का? तो सुनिएगा आराम से। तो बैलेंस शीट का पहला हेडिंग उसके अंदर पहला हेडिंग इसके अंदर 3 एरो है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, परफेक्ट। फिर शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, फिर एनसीएल है, सीएल है। अब एनसीएल से पहले बोलना इजी है सीएल, तो सीएल का पहला आइटम बोलेगा, यहाँ एनसीएल का पहला आइटम बोलेगा, तो बताइए सीएल का पहला आइटम शॉर्ट टर्म, वहां पे है लॉन्ग टर्म, टी फॉर टर्की, यहाँ पे ट्रेड, परफेक्ट। कबिल आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इज द वर्ड अदर करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वहां पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, परफेक्ट। या क्लियर नहीं हुआ अभी? वापस समझा रहे हैं या यहाँ तक हो जाएगा? ये हम बीच वाला आइटम को एक बार खाली छोड़ दिया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो एक बार आपको लर्न करवाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 चीजें हैं, खाली आपको लर्न करवाने के लिए, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर, शॉर्ट फॉर्म लिखने से चलेगा। अब शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट में कुछ नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। NCL और CL, CL का पहला आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, परफेक्ट है गाइस। यहाँ ऊपर में जो पहला आइटम है दैट आइटम इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इज दिस ओके? टर्की, अदर और लास्ट है शॉर्ट टर्म। बताइए क्या लग रहा है देख के, ठीक है क्या? यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और फिर आ जाएगा क्या ये क्लियर है? ये खाली छोड़ दिया सर, परफेक्ट। जब लर्न लगे कि नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेन काम है यहाँ बैठ के लर्न करने का, उसके लिए तो इतना क्लासेस दिया है अभी तक, और हम बैलेंस शीट खाली हाफ बताया है, हाफ 50%, आई एम नॉट ड्रॉन इवन द फुल बैलेंस शीट। आपको कोई जेरोक्स शीट नहीं पकड़ा के बोला रट लीजिए, यहाँ तक ठीक है? डाउट नहीं। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, अ कंपनी कैन, बुक देना मुझे,
Okay, guys. Now listen here. A company can raise funds. A company can raise funds. सबसे पहला चीज शेयर्स। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जब एक कंपनी पैसा शेयर से उठाता है तो मैं उस आदमी को बोलता हूँ, एंड एज अ शेयर होल्डर दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे हैव व्हाट राइट्स, क्या ये क्लियर है? दे आर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं इसका रेट, इसका रेट इज नॉट फिक्स्ड, उसी के लिए हम लोग इसके डिविडेंड को बोलते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब ये प्रपोज डिविडेंड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इज दिस ओके? ठीक है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में कहाँ आएगा ये हम आपको समझाएगा। क्लियर है? अब एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये डिविडेंड पे नहीं हुआ, क्या बोला मैंने? डिविडेंड पे नहीं हुआ, तो हम उसे बोलेंगे अनपेड डिविडेंड। क्या बोलेंगे उसे हम? मैंने डिविडेंड प्रपोज किया, मेरे को डिविडेंड पे करना है, मैं किसी आदमी को अभी तक पे नहीं किया, जो डिविडेंड मैंने अभी तक पे नहीं किया है उसे हम क्या बोलेंगे? अनपेड डिविडेंड। क्या यहाँ तक क्लियर है? 100%। तो मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है, मैंने शेयर होल्डर खरीदा है, तो आई एम दी ओनर, आई हैव व्हाट राइट्स? वोटिंग राइट्स। वो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट का एक हिस्सा बांट दिया जाएगा, उस हिस्सा को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। आंसर नहीं किया आप लोग ने। वो डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है, रेट डिक्लेयर होता है, उस डिविडेंड को हम बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या बोलते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। आई होप दिस इज क्लियर। वापस बोलना है? नहीं। ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, इसमें से जो डिविडेंड पे नहीं हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? अनपेड डिविडेंड। परफेक्ट। समझ आ गया? सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो शेयर होल्डर का पैसा है इसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। पर अगर मैंने फेस वैल्यू के ऊपर किया है तो उससे कहाँ डालेंगे? क्या यहाँ तक क्लियर है? जो रुपया उसने पे नहीं किया, अगर उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया, क्लियर है? अब जिसका शेयर एरियर में है, जिसका शेयर, ठीक है, तो हर्षित ने मान लीजिए मैंने इससे 10 रुपया मंगवाया था, इसने 7 रुपया पे किया। कितना रुपया पे किया? 7। कितना रुपया पे नहीं किया? 3। जो 3 रुपया ये पे नहीं किया, दिस इज कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। मैं इसके घर जाऊंगा और इसका शेयर्स को फोरफीट कर लूंगा। शेयर्स को क्या कर लूंगा? फोरफीट। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ये जो मैं शेयर्स फोरफीट करूंगा तभी मेरे को बोलेगा मैंने तो ऑलरेडी 7 रुपया पे कर दिया। कितना रुपया पे कर दिया? 7। मैं 7 रुपया इसको वापस नहीं करूंगा, ये 7 रुपया मेरा फायदा है। क्लियर है? ये एक अलग अकाउंट में जाएगा और उस अकाउंट में, समझ में आ गया होगा? जो शेयर फोरफीट किया है अगर मैं उसको वापस से बेच दूं उसे बोलते हैं री इश्यू, तब ये फायदा एक अकाउंट में चला जाता है और उस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिजर्व। इस कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर क्या मिलेगा हमें? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। और इस कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, which is interest on calls in advance. Anything that you have a doubt? अगर एडवांस हो रहे तो वो सपोज हम कोई कंपनी का को एडवांस दिए तो हम तो अपने बिल से दिए ना, आप थोड़ी हमसे मांगा तो अपने इंटरेस्ट दिया। बताते हैं। असल में टॉपिक होता था कैश डिस्काउंट बोलते हैं, और जल्दी पैसा देगा तो हमको कैश डिस्काउंट देगा। अब अगर हमको पूरा साल का फीस देता था तो हमको 500 रुपया ऑफ देगा। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि आपको जल्दी रुपया मिल जाए। सीधा बात है, हाँ या ना? अगर कंपनी को जल्दी रुपया मिल जाए तो कंपनी बोले नहीं आप हमको जल्दी रुपया मत दीजिए क्योंकि हमको रुपया पसंद नहीं है, जल्दी आया वो बेकार पैसा है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर किसी को कंपनी को रुपया जल्दी मिले और लेने के लिए रेडी है,
वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा, और अगर बिजनेस में नहीं तो कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। आया हुआ लक्ष्य को थोड़ी कोई मना करता है, पर अगर उसने जल्दी पैसा लिया है तो ऑब्वियसली उसको आगे से क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट का जो रेट है जो कंपनीज एक्ट में बोला गया है, इट इज 12%। कितना परसेंट, ये मैक्सिमम है। ये क्या है, कंपनी से कम भी पे कर सकता है अगर कंपनी पहले से बोल के रखा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस पे इतना ही देगा। अगर नहीं बोला तो कितना परसेंट पे देना पड़ेगा, और कॉल्स इन एरियर्स पे उसको मिलेगा 10%। तो मिलते समय इंटरेस्ट कम मिल रहा है, देते समय ज्यादा देना पड़ेगा। बहुत वियर्ड है पर है ये। तो कंपनी को जब इंटरेस्ट मिल रहा है कितना परसेंट मिल रहा है, 10। जब दे रहा है तब 12। तो पूछेगा 10 और 12, मैंने ये नहीं बोला है, कंपनीज एक्ट। तो इसमें आप मुझसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कोई कंपनीज एक्ट का रूल वायलेट कर दिया, आपको जेल हो जाएगा 3 साल के लिए। क्यों, हमको जेल क्यों होगा, हमको क्या था, लॉ बोल रहे हैं कि ये वायलेट किया तो जेल हो जाएगा। आप हेलमेट नहीं पहना, 2000 का चालान, पुलिस से खड़ा होकर बोला नहीं 2000 का क्यों देगा, हम 2000 देगा। अरे तो भाई लॉ बोल रहे 2000 देने तो देना ही पड़ेगा। लॉ बोल रहे कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस का रेट नहीं बताया तो कितना परसेंट देना पड़ेगा, 12। और इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा जल्दी मिला है भाई। एंड कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड। और कंपनी क्यों मना करेगा जल्दी आया हुआ पैसा में, भाई उसको क्या दिक्कत है। रियल लाइफ में एक्चुअली में एक बार ही मंगाता है। रियल लाइफ में यही होता है, नो वन कॉल्स इट एट इंटरवल्स। अभी जब जोमेटो शेयर इशू का तो थोड़ी की आज आप एप्लीकेशन दीजिए, आज से दिन पूरा पैसा एक बार में होता है नॉर्मली। व्हेन यू आर लर्निंग इट वी डू इट दिस वे, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में ये होता है कि आप एक बार में नहीं मंगाते हैं उनसे, क्योंकि जान पहचान वाले लोग हैं, आप उनसे बारी बारी में मंगा सकते हैं पैसे। फेयर है ना। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या मैंने क्या बोला। अब आप एक बार वर्ड देख रहे हो बोर्ड पे, शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या, एसपीआर, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। शेयर कैपिटल में 2 तरह का शेयर्स होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एसपीआर, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, दोनों का इंटरेस्ट भी है, आया ना। शेयर फॉर फीचर, कैपिटल रिजर्व। क्या ये वर्ड्स दिख रहा है आपको, इसके सिवा 2 वर्ड्स और है, प्रपोज डिविडेंड एंड अनपेड डिविडेंड। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, इस शेयर कैपिटल के अंदर 4 वर्ड चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो जो कॉल्स इन एरियर्स है, ये वो रुपया जो कंपनी को मिलना बाकी है, तो ये कंपनी के लिए एसेट है, ये कंपनी के लिए क्या है, एसेट। पर कंपनीज एक्ट बोलता है इसको यहीं लिखिए, कहाँ लिखिए, और इसको यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस। क्योंकि अगर आप एसेट को लाइबिलिटी पे लिख रहे हैं तो आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा, माइनस। क्योंकि होना तो एसेट में चाहिए, पर आप लिख कहाँ पे रहे। और इसके अंदर एक चीज और आ जाएगा, देखिएगा इसमें से पूरा में से मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। 4 आइटम मैंने डाल दिया ऑलरेडी। कितना आइटम डाल दिया मैंने, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एसपीआर, सॉरी कॉल्स इन एरियर्स। आपको डाउट है पहले पूछो यार। इट्स अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट जो हमको शेयर होल्डर से मिला है, ठीक है। और शेयर होल्डर का पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। मिला तो शेयर होल्डर से ही है भाई। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल प्लीज, हमको आगे बढ़ना है। क्या ये क्लियर है गाइस। अब देखिए ये एसपीआर और कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा, ये आप गेस कर सकते हो। आंसर नहीं आया गाइस, परफेक्ट। तो मैं यहाँ जाके लिख रहा हूँ एसपीआर। क्या लिख रहा हूँ मैं, एसपीआर। और एक चीज है, क्या आपका दिमाग चल रहा है। तो शेयर्स का स्टोरी समझ में आ गया, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स, शेयर फॉर फीचर, कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाएगा मैंने नहीं बताया। अब उसका बात करते हैं कि ये जो कॉल्स इन एडवांस है, क्या है यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस, ये कहाँ पे जाएगा। तो ये कॉल्स इन एडवांस जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में। कहाँ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। आई होप यहाँ तक क्लियर है मैंने क्या बोला। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हम लोग को देना है, तो वो क्या होता है, लाइबिलिटी। तो वो जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स देना नहीं है, मिलना है, तो वो एसेट में जाएगा। वो मैं एसेट साइड में बताऊंगा। अब क्लियर नहीं हुआ शायद अभी। तो क्या ये क्लियर है, ये क्लियर है। ये जो अनपेड डिविडेंड है, क्या डिविडेंड है, तो मैंने पे किया या नहीं किया है,
अनपेड डिविडेंड, वो डिविडेंड जो मेरा देना बाकी है, तो ये भी जाएगा हम लोगों का अदर करेंट लायबिलिटीज। देखिए समझ में आ रहा है क्या? मैंने प्रपोज डिविडेंड नहीं बताया और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स नहीं बताया, बाकी सारा बता दिया। अब एक बार देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या? तो एक बार शेयर्स का सारा वर्ड्स हमको बताओ ना, क्या क्या वर्ड्स यार। स्टॉप, ये दोनों कहां पे जाएगा? डन। नेक्स्ट वर्ड है SPR, कहां जाएगा? कॉल्स इन एरियर्स, कहां जाएगा? शेयर कैपिटल से माइनस। पर अगर ये कॉल्स इन एरियर्स का शेयर हम फोरफीट कर लेता है, तो वो जो रुपया पे कर चुका है वो किस अकाउंट में जाता है? शेयर फोरफीट। और ये बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल से प्लस। नहीं समझ रहे आप शायद? अगर ये शेयर फोरफीट होके रीइश्यू हो जाता है तो इसका प्रॉफिट चला जाता है कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड। जब मैं शेयर्स का सम्स करवाऊंगा अभी, तो मैं हर समय पूछूंगा ये आइटम कहां जाएगा, ये आइटम कहां जाएगा, ताकि आपको लर्न हो जाए। वैसे क्या यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद कॉल्स इन एडवांस, और उसके ऊपर क्या है? इंटरेस्ट। ये देने वाला इंटरेस्ट है। कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी है, तो उसका इंटरेस्ट भी अगर दिया नहीं है तो वो क्या है? लाइबिलिटी। कितना परसेंट पे देना पड़ेगा? तो ये दोनों चला जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी। अदर करेंट लाइबिलिटीज कहां पे है? करंट लाइबिलिटी में। अदर करंट लाइबिलिटी कहां पे? करंट। तो करंट लाइबिलिटी इज द हेडिंग, अदर करंट लाइबिलिटी इज द सब हेडिंग। देखो यार आपको क्लियर है क्या? फिर जो डिविडेंड मैंने पे नहीं किया उससे बोलते हैं, ये भी चला जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। कुछ वर्ड्स समझ में आने लग गया होगा, तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ कि शेयर कैपिटल में 4 ही चीजें आती है। ये जो शेयर कैपिटल है इसके अंदर कितनी चीजें आती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स, शेयर फोरफीट, बस। परफेक्ट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में कुछ भी नहीं आता है। अब इतना क्लियर है, तब थोड़ा आगे का बात करने का सेंस बनता है। 100%। तो ये सारा शेयर्स का वर्ड्स है हम लोग का, ठीक है? इसका नोट्स का मैं PDF शेयर करूंगा आपके साथ, अब प्लीज वहां से इसको कॉपी कीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? आई होप आप लोगों को नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी कुछ याद हुआ है। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर 4 चीजें हैं और करेंट लाइबिलिटी में 4 चीजें हैं। करेंट लाइबिलिटी का पहला आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल। अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैं एक चीज खत्म कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। इस ट्रेड पेबल के अंदर 2 ही आइटम है, इजी टू गेस। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से रिलेटेड। डेटर कैसे? डेटर एसेट नहीं होता क्या? क्रेडिटर एंड बस। तो ट्रेड पेबल के अंदर 2 ही आइटम है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, और कोई आइटम हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मेरा ट्रेड पेबल पूरा हो गया, एग्री? शेयर कैपिटल पूरा हो गया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट पूरा हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में भी कुछ भी नहीं है। जो चीजें में लिमिटेड चीजें, उन्हें लर्न करना इजी होता है। जिसमें पूरा दुनिया है, अब उसे लर्न नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अदर करंट लायबिलिटी, इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब एक बात बताइएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग अदर करंट लायबिलिटी, GST पेएबल अदर करंट लायबिलिटी। समझ आ रहा है? ट्रेड पेबल अभी तुम बोला कि 2 ही चीजें होगा भाई, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल धंधा वाला होता है आदमी। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल धंधा वाला चीज है, जिससे मैं सामान उधार में खरीदता हूं, उसके लिए वर्ड है ट्रेड। ट्रेडिंग में जो यूज होता है। नॉट श्योर यार। तो एक बात सुनना, एसेट साइड में एक आइटम होता है ट्रेड रिसीवेबल बुक, तो उसमें भी 2 ही है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ऑब्वियसली थिंग्स बिकम इजियर एज यू कीप नोइंग थिंग्स बेटर। आई होप यहां तक समझ आ रहा है। अब डिवेंचर का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आज, और वहां पे स्टॉप करेंगे फिर। आई होप यहां तक पहले क्लियर है क्या? सिमिलरली कंपनी पैसा बोरो कर सकता है पब्लिक से। कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो कर सकता है।
कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो कर सकती है, उसके बदले वो एक सर्टिफिकेट देता है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डिबेंचर। और जब वो पैसा लेके उन्हें ओनर बनाता है तो उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर। डिफरेंस समझ में आ गया? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। पर जब मैंने पब्लिक से पैसा बोरो किया है, उनको मैंने एक सर्टिफिकेट दिया है। क्या दिया? एक सर्टिफिकेट। दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स, उसमें बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। Shareholders are the owners of the company. They have voting rights. Debenture holders are not the owners, they are the creditors. मैंने उनसे पैसा बोरो किया तो मैं उनके ऊपर पे करता हूँ इंटरेस्ट। परफेक्ट। वे जो शेयर्स है, इट कैन बी इशूड इधर एट पार और प्रीमियम। प्रीमियम का रुपया जाता है एसपीआर, एसपीआर जाता है रिजर्व्स एंड सर्प्लस। डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार नॉर्मल। स्टॉप। शेयर एप्लीकेशन का एंट्री बताइएगा प्लीज। ठीक है, हम यही चीज डिवेंचर के लिए पूछने वाले हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? डिवेंचर का मतलब है मैंने पब्लिक से पैसा बोरो किया, मैंने पब्लिक से पैसा बोरो किया। आई एम इशूइंग अ सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग कि मैंने पब्लिक से पैसा बोरो किया। पर अगर मैं एक सर्टिफिकेट इशू करता हूँ रिप्रेजेंटिंग दैट यू आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तब मैं सर्टिफिकेट को बोलता हूँ शेयर। पर यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट ये इशू किया कि आई एम एक्नॉलेजिंग कि आप लोग से मैंने पैसा उधार में लिया, एक्नॉलेजिंग दैट आई हैव टेकन अ डेट, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डिबेंचर्स। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो डिबेंचर है ना, क्या है? डिबेंचर। दे आर नॉट द ओनर्स, they are the creditors of the company. Looks good? क्योंकि मैंने इनसे पैसा उधार में लिया है। तो do they have voting rights? No. But shareholders have voting rights. इन्हें जो मिलता है इन पैसा देने के लिए इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट, पर एज अ शेयर होल्डर यू आर द ओनर, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको मिलता है डिविडेंड जिसका रेट फिक्स है, उसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। अब जितना बार कंपेयर कर करके सोचोगे बिकम्स इजियर। तो मैंने पब्लिक से पैसा बोरो किया और पब्लिक को मैंने सर्टिफिकेट इशू किया। रिमेंबर ये चैप्टर आपका टर्म 2 में है, फिर टर्म 1 में नहीं है ये चैप्टर, पर मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बैलेंस शीट का आइटम्स नहीं बोल पाऊंगा। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू। मैंने पब्लिक से पैसा बोरो किया है, बदले में एक सर्टिफिकेट दिया एक्नॉलेजिंग कि मैंने पब्लिक से पैसा बोरो किया है, उस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। उस डिबेंचर के ऊपर हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, एंड दैट इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट। हम रुका है क्या? आप क्लियर है? तो मैंने पब्लिक से मैंने पैसा लिया, बदले में एक सर्टिफिकेट दिया रिप्रेजेंटिंग एक्नॉलेजिंग कि मैंने पब्लिक से पैसा उधार में लिया, उस सर्टिफिकेट को बोलेंगे डिबेंचर। दे आर द क्रेडिटर्स, दे आर नॉट द ओनर्स, दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, डिबेंचर्स को क्या पे करेंगे? एंड दिस इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट। फेयर इनफ? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने एक चीज गलत मार्किंग किया यहाँ पे, इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैंने पैसा उधार में लिया है, मेरे को पैसा वापस देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। शेयर होल्डर से जो पैसा लिया है वो वापस करने का जरूरत नहीं, दे आर द ओनर्स। ओनर का पैसा कभी वापस नहीं होता मेरा भाई। इज दिस ओके? मेरा जो पैसा इस बिजनेस, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा, मैं वापस करूंगा तो बिजनेस बंद है मेरा भाई। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये जो रिडेम्पशन है, ठीक है, दिस हैज टू बी डन विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years। मतलब मैं डिवेंचर से जो पैसा उधार में ले रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम 10 साल के लिए ले सकता हूँ। तो मैं आपके पास आया, मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दिया एक्नॉलेज करते हुए कि मैंने आपसे पैसा उधार में लिया, तो आप लोग मेरे कंपनी के डिवेंचर होल्डर हो गए हो। यू आर द क्रेडिटर्स, यू गाइस डोंट हैव वोटिंग राइट्स। जिस दिन मैं डिवेंचर दूंगा आपको,
उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपको कितना इंटरेस्ट पे करूंगा एट अ फिक्स रेट, ठीक है। अब ये जो पैसा मैंने उधार में लिया ये मेरे को वापस भी देना पड़ेगा, इसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years। क्या ये बैकग्राउंड क्लियर है आपको? अब इसको एक बार साइड करते हैं। डिबेंचर इशू करने के लिए अगर मैंने डिबेंचर इशू किया है एट पार, किसको इशू किया गाइस? डिबेंचर को। अब मेरे को अगर एंट्री बताओगे तो इट शैल बी ग्रेट। एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये एंट्री है, क्या कोई डाउट है इसमें? ये कट गया। हर्ष और सुजान से क्लास में ध्यान देते हैं हम लोग, थैंक यू। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये बैंक जाएगा, परफेक्ट। एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट गया क्योंकि क्रेडिट होके डेबिट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे? दिस इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट क्योंकि मैंने पैसा जो पब्लिक से बोरो किया नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 12 मंथ्स के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ये डिबेंचर यहाँ चला जाता है। डिबेंचर का एक और नाम है बॉन्ड्स, डिबेंचर का एक और नाम है बॉन्ड्स। तो जब गवर्नमेंट कंपनीज इशू करता है तो डिबेंचर की जगह बॉन्ड्स भी बोलता है इसमें। लुक्स गुड? डिबेंचर, बॉन्ड्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स। अब किसी से भी लॉन्ग टर्म लोन्स ले लो बैंक वैंक से, वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर ही आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ अ बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक, बॉन्ड इज आल्सो काइंड ऑफ बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक। लॉन्ग टर्म लोन जो मैं बैंक से ले रहा हूँ वो भी तो बोरोइंग ही है मेरा भाई। तो ये सब कहाँ पे आ रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके सिवा एक चीज और है जो आपको याद करना पड़ेगा, एंड दैट इज पब्लिक डिपॉजिट। ये भी कंपनीज लोग पब्लिक से पैसा लेता है, एक और तरीका है लोन लेने का। ये 4 एग्जांपल्स है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। आई एम नॉट श्योर आप ध्यान दिए क्लास के, तो मैंने आपको कुछ आइटम्स एकदम बैठा दिया दिमाग के अंदर। शेयर कैपिटल का इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कॉल सिग्नेचर माइनस शेयर फॉरफीचर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस तो बाद में बात करेंगे आगे का। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। नॉन करेंट लाइबिलिटी, बीच में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बेकार है। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या ये क्लियर है? क्योंकि ये पैसा मैंने मोर देन 12 मंथ्स के लिए बोरो किया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली, डिबेंचर बॉन्ड्स को सिक्योरिटीज बोलते हैं।